हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेशर्म बेटा। आज दोस्तों अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज मनोहर जी का 13वां था। मनोहर जी को गए 13 दिन हो गए थे। समय कितना जल्दी निकल जाता है ना। उनके नाम के सारे कर्मकांड विधि विधान संपन्न हो चुका था। अगले दिन से रिश्तेदारों का अपने अपने घर की रवानगी होने लगी थी। सारे रिश्तेदारों के चले जाने के बाद दूसरे दिन के सुबह 10 बजे मनोहर जी की अलमारी को खोलने का फैसला किया गया। दूसरे दिन सुबह मनोहर जी के तीनों बेटे और बहुएं साथ आई। सबके सामने अलमारी खोला गया। अलमारी खुलते के साथ अलमारी के अंदर का नज़ारा देख सब भौंच के रह गए। अलमारी बिल्कुल खाली थी। कुछ कैश और 2-4 छोटे मोटे गहने के अलावा कुछ नहीं था। वहाँ तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और बहुएं एक दूसरे का। खैर अब क्या कर सकते थे। किससे पूछते कि अलमारी खाली क्यों है, सारा पैसा गहना कहाँ गया। जो जानते थे मनोहर जी वह तो इस दुनिया से जा चुके थे। जो था वही तीनों बेटे ने आपस में बांट लिए और लटके मुंह से अपने कमरे को गए। मनोहर जी के पिता 3 भाई थे। तीनों भाई का घर एक ही जगह था। पुराने ज़माने में बनने वाले अधिकांशतः घरों की तरह चारों तरफ घर और बीच में आंगन। मनोहर जी के पिता और उनके भाइयों ने ऐसे घर बनाया था। उस घर में एल आकार का घर मनोहर जी के पिता का था और एल आकार का घर मनोहर जी के 2 भाई का था। मनोहर जी, उनके दोनों भाई, तीनों भाइयों का आपस में बनती भी बहुत थी। इज्जत, आदर, सत्कार भी था। लिहाजा परिवार बहुत अच्छा था। यही सब देखकर मनोहर जी बड़े हुए थे और उन्होंने भी इस परिवार का लाज हमेशा रखा। संयुक्त परिवार में भी वह सबसे बड़े थे। लिहाजा खानदान परिवार, अपने परिवार का और अपने पिता के परिवार को भी वह लेकर साथ चले थे। रिश्ते नाश्ते, आना जाना, लेना देना जैसे सारे फैसले और काम वही करते थे। मनोहर जी की शादी के बाद उनके 3 बेटे हुए। बड़ा बेटा राघव, मंझला बेटा वैभव और तीसरा छोटा बेटा माधव। राघव और माधव बिल्कुल अपने पिता मनोहर जी की छवि लिए थे, जबकि मंझला बेटा वैभव थोड़ा स्वार्थी, लंपट स्वभाव का था। मनोहर जी की नज़रों से कोई बचा नहीं था, उनके खुद के बच्चे भी नहीं। मनोहर जी का घर जो एल आकार में था, एक तरफ के घर को 2 मंजिला बनाए थे और एक तरफ के घर 1 मंजिला था। मनोहर जी अपने जीते जी तीनों बेटे के लिए 2 मंजिला और 1 मंजिल घर अपने तीनों बेटे के हिसाब से बनाए थे और अपने बड़े बेटे को कहते थे, 3 मंजिल घर बना हुआ है। अचानक से अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो 1-1 मंजिल तुम तीनों भाई का है। लड़ाई झगड़े का कोई जगह नहीं, अलग रहकर भी एक जगह एक साथ रहना। मनोहर जी के कमरे में एक अलमारी थी। प्रॉपर्टी के पेपर, पैसा, गहना कुछ भी होता सब वह अलमारी में होता था। मनोहर जी के पास क्या है यह अच्छी तरह से कोई नहीं जानता था, लेकिन अनुमान हर बेटे को था कि उनके पास क्या हो सकता है और कितना होगा। अब मनोहर जी की उम्र हो चली थी। वह अपनी उम्र के 75 साल में थे। चलना फिरना अब उतना नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह अपने समय से अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी फिट थे। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मंझला बेटा वैभव ने अपने दोनों भाइयों को बोला कि हम पापा को लेकर बड़े शहर में जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी चेकअप कराते हैं। बड़े बेटे और छोटे बेटे ने अपने पिता मनोहर जी को बोला कि वैभव का कहना है कि आपको बड़े शहर में फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। मनोहर जी कहे, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन वैभव अपने बड़े और छोटे भाई को इतना खरी खोटी सुनाने लगा कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो पापा का, पता नहीं कैसे औलाद हो, शर्म नहीं आती, स्वार्थी हो, कि दोनों भाई परेशान हो गए। उन्होंने मनोहर जी से आग्रह किया कि आप चलें और बॉडी में चेकअप करवाएं। वैभव ऐसा ऐसा बोलता है, कल कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मनोहर जी अपने बड़े और छोटे बेटों की बात को सुन उनका मन नहीं होने के बावजूद चलने को तैयार हो गए। मनोहर जी को लेकर छोटा बेटा माधव और मंझला बेटा वैभव बड़े शहर के लिए कार से निकले। मनोहर जी अपने आदतानुसार अपने कमरे की अलमारी की चाबी अपने कुर्ते के पॉकेट में रखे थे। रास्ते में मनोहर जी का जी घबराने लगा। उनके ऐसी हालत देख माधव मनोहर जी का पैरों का तलवा को रगड़ने लगा। वैभव मनोहर जी की छाती पर वैभव हाथ फिराने लगा। मनोहर जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी और माधव समझ नहीं पा रहे थे। मनोहर जी माधव को इशारा भी कर रहे थे, लेकिन माधव समझ नहीं पाए। अब कुछ देर में मनोहर जी का शरीर ठंडा पड़ गया। आधे रास्ते से ही वह घर की ओर लौट गए। कार से ही वह घर में सबको सूचित किए कि पिता मनोहर जी नहीं रहे।
करीब सुबह 6 बजे के निकले मनोहर जी 2 घंटे बाद ही शांत हो गए। 10:30 बजे तक वह घर को भी लौट चुके थे। घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी थी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। पड़ोसी, करीबी रिश्तेदार, दोस्त, परिवार सब जमा हो चुके थे और जैसे जैसे जिसको जिसको पता चल रहा था कि तो वह भी आता जा रहा था। घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। वैभव गाड़ी से उतरा और चला गया। राघव जी, माधव जी और कुछ लोग मिलकर मनोहर जी के पार्थिव शरीर को उतार कर घर के अंदर लाए। तब वैभव उनके पास आ गए थे। मनोहर जी को तैयार कर करीब शाम के 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और शाम के करीब 5:30 बजे तक उनका अंतिम संस्कार हुआ। अलमारी खुलने के बाद अलमारी में कुछ नहीं मिलने से सब बहुत अचंभित थे। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा अच्छा कमाते थे, सब कहाँ गया? इसी ऊहापोह में अलमारी खुलने के 2 दिन बाद बड़े भाई राघव के पास छोटा भाई माधव गए। राघव जी के पास बैठ बस एक ही सवाल माधव से पूछा, भैया ऐसा हो सकता है कि पापा के पास कुछ नहीं था? राघव जी बोले, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रहा, मामला क्या है? तभी राघव जी के चाचा के बेटा और बहू उनके घर आए। चाचा की बहू कही, आप दोनों को कुछ कहना है। राघव जी बोले, बोलो क्या कहना है? बहू बोली, भैया वादा करो कि आप किसी के सामने मेरा नाम नहीं लोगे। राघव माधव को देखे। माधव बोले, तेरा नाम नहीं आएगा, बोलो। बहू बोली, जब बड़े पापा का पार्थिव शरीर घर के बाहर कार में था, आप दोनों बड़े और छोटे भाई और 1-2 लोग मिलकर बड़े पापा का शव गाड़ी से उतारकर घर के अंदर ला रहे थे। तब मैं अपने कमरे से बाहर की ओर आ रही थी। मैंने देखा कि मंझले भैया वैभव और उनकी पत्नी गहने का डब्बा हाथ में लिए ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। जब आप सब बड़े पापा का शरीर घर के अंदर ला रहे थे तब सारे लोग घर के बाहर थे। घर के अंदर कोई था नहीं। शायद इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला कि बड़े पापा की अलमारी में क्यों कुछ नहीं है। वैभव भैया ने सब कुछ निकाल लिया। राघव जी और माधव जी दोनों सर पकड़ लिए। एक बेटा इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि पिता की लाश घर के बाहर में पड़ी है और वह उनकी तिजोरी से गहने निकाल के अपनी तिजोरी में रख रहा है? इतना बेशर्मी कैसे हो सकता है? तभी माधव बोला, अब समझ में आया कि पापा के रास्ता में हालत खराब होने पर वह इशारा में मुझे क्या कहना चाह रहे थे। वह इशारे से उनके कुर्ते से चाबी निकालने को कह रहे थे। मैं समझ नहीं पाया था। इसका मतलब कि पापा के शांत होने के बाद मेरे से नज़र बचाकर वैभव भैया ने पापा के कुर्ते के पॉकेट से अलमारी की चाबी निकाल ली थी और इसलिए घर आते के साथ गाड़ी रुकते ही वह उतरकर चले गए। खैर, वह तो जान गए थे कि उनके पिता की तिजोरी में गहने क्यों नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था और वह अपनी बहू का नाम लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझे। लेकिन उनके नज़र में उनके भाई की इज्जत नहीं रह गई थी, कोई औकात नहीं रह गई थी। बात सिर्फ पैसों की चोरी या गहनों की चोरी की नहीं थी, बात थी नैतिकता की कि उनके पिता की लाश घर के बाहर पड़ी है और बेटा घर में पिता की अलमारी से पैसे और गहने चोरी कर रहा है। यह गलत था या बेशर्मी थी? दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।